आज हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुमताज सहाफ़ी, फेम जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा। आज सेशन कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को 3 साल की सजा हुई है, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है तोशाखाना केस में। तो एक तो आप इस डिसीजन को कैसे देखती हैं, क्या इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, और दूसरे क्या आपको इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नजर आ रहे हैं? मार्च 2022 में आपको बता दिया था कि द एंड हैज़ कम, और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने किया उसके बारे में भी मैंने जनरल बाजवा साहब को ट्वीट के ज़रिए पैगाम भी भेज दिया कि हम पे जो बीती है वो तो हमने सही है, लेकिन आप पे जो गुजरेगी दुनिया देखेगा। अच्छा रेहाम, एक केस में तो खान साहब को सजा हो गई, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो आपको लगता है अल-कादिर ट्रस्ट केस में या फॉरेन फंडिंग केस में कुछ शवाहिद मौजूद हैं, तो क्या उनमें भी मज़ीद सजा आपको लगता है नजर? ड्राई में तो फॉरेन फंडिंग जो केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है, और मेरा ख्याल है इसको संजीदगी से लेना चाहिए था, और अभी तक मुझे उस पर संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुमताज सहाफ़ी, और फिर उन्होंने किताब लिखी, वो बेस्ट सेलर थी। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक्लेम जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा। कैसी हैं रेहाम, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा रेहाम, ये बताइएगा, आज सेशन कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को 3 साल की सजा हुई है, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है तोशाखाना केस में। तो एक तो आप इस डिसीजन को कैसे देखती हैं, क्या इट वाज रिटन ऑन द वॉल, और दूसरे क्या आपको इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नजर आ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर है कि 5 साल अगर डिस्क्वालिफ़ाइड हैं, तो अगले इलेक्शंस में तो नहीं नज़र आ रहे। वो खुद सवाल करना आपका चाह रहे ये हैं ना। होना चाहिए था सवाल शायद आपका ये होना चाहिए था कि क्या मुझे इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हाँ, पहले वो तो मैंने पूछना है। इलेक्शंस। हाँ, तो मुझे मुझे तो ख़ैर बहुत पहले से, मैंने तो मार्च 2022 में आपको बता दिया था कि द एंड हैज़ कम, और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने किया उसके बारे में भी मैंने जनरल बाजवा साहब को ट्वीट के ज़रिए पैगाम भी भेज दिया कि हम पे जो बीती है वो तो हमने सही है, लेकिन आप पे जो गुज़रेगी दुनिया देखेगा, और वही हुआ। तो मैंने बताया था कि मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में, ट्वीट्स के ज़रिए मैंने बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस को इंटरव्यूज़ दिए, और मैंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो ये शख्स करेगा, वो पूरी दुनिया देखेगी। और मेरे कहने का मकसद, वजह ये थी कि मुझे, एक इंसान को पता होता है कि क्या होने जा रहा है, इंट्यूशन कह लें, एक अंडरस्टैंडिंग समझ लें। आज जो हुआ है, आई मीन मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि ये जो 1 लाख फाइन है, मैंने अभी खबर देखी है, आई वाज़न्ट फॉलोइंग द केस। शायद बहुत से लोगों को ताज्जुब हो कि आई वाज़न्ट फॉलोइंग द केस, पर आपको पता है कि आई वाज़न्ट फॉलोइंग द केस। अम, लेकिन जो तोशाखाना का जो वर्डिक्ट आया है, आई वुड माय कमेंट वुड बी कि दिस इज़, देखें, कारमा, नेचुरल जस्टिस, डिवाइन जस्टिस, जो कुछ भी आप इसको कहें। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफ़िकेशन पे तालियाँ बजा रहे थे, मुल्क दुश्मनी के नारे लगा रहे थे उस वक़्त, और इट्स लाइक अ फुल सर्कल, मतलब इट्स फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इस बार जो गोशवारों में आपने ज़ाहिर नहीं किया, जो छुपाया है, वो ज़्यादा सीरियस एक, आई वुड इमेजिन, ऑफेंस है कि आपने डिक्लेरेशन ही नहीं की। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हुआ, आपके टैक्स रिटर्न्स कंप्लीट नहीं हैं, और आपका फॉर्म बे जो है उसमें आपने धांधली की है, उसका आरटीएस बिठाया है, तो बकौल एक मौलवी साहब के ये तो होना था। अच्छा रेहाम, ये बताइएगा, आपको जो नए इलेक्शंस हैं वो नई मर्दमशुमारी पे, अगर इलेक्शन हो तो ये बताएं आपको कब नजर आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे? दूसरे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इलेक्शंस नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए या होंगे, या पुरानी मर्दमशुमारी के तहत? देखिए, मर्दमशुमारी तो बहुत अरसे से नहीं हुई, तो मैं तो बहुत अरसे से, अब मुझे नहीं पता कि अब जो मर्दमशुमारी कह रहे हैं, उनके पीछे उनकी क्या नीयत है या मुहर्रकात वो है। डिजिटल डिजिटल लेकिन सेंसस मैं हुआ ना रेहाम अभी, हाँ, डिजिटल सेंसस जी, जो जी, हुआ ना लेकिन उसके बाद, हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ, और मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, आप कराची को ले लें,
कराची पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ कि हल्का बंदियों के ऊपर भी ये बहुत एक जायज़ मुतालबा है और सेंसस डेफिनिटली एक मर्दमशुमारी बहुत जायज़ मुतालबा है। बहुत पहले हो जाता तो इतना सियासी उसको रंग ना मिलता। लेकिन मैं इलेक्शंस इस साल नहीं देख रही और इलेक्शंस अब जो इंटरव्यूज़ भी आए हैं जो अभी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी इंटरव्यू आप देख लें, सबके इंटरव्यूज़ देख लें, तो साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शंस इस साल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे और अगर मर्दमशुमारी का आंसर आप देखें तो वो इतना आसान तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली अगले साल के आगाज़ तक ये मर्दमशुमारी कंप्लीट होगी, उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी और फिर परहैप्स मार्च नेक्स्ट ईयर। ओके। अच्छा रेहाम, एक केस में तो खान साहब को सजा हो गई, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, लेकिन हम देखते रहे हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस में वो पेश नहीं हो रहे थे और उनकी अहलिया साहिबा भी पेश नहीं होती थी, काफी देर उन्हें कोशिश की कि डिले होती रही चीजें। उसमें उनके पुराने जो एडवाइजर थे एहतसाब की वजह से, उनका शहजाद अकबर साहब का भी नाम आता है, पूरा एक वो नेक्सस है जिसमें फराग गोगी है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व रहे। तो आपको लगता है अल कादिर ट्रस्ट केस में या फॉरेन फंडिंग केस जिसमें कोर्ट के पीछे खान साहब और उनकी पार्टी कोई 8-10 साल छुपती रही है, आपको लगता है उन केसेस में भी सबूत शवाहिद मौजूद हैं? तो क्या उनमें भी मजीद सजा आपको लगता है नजर और आपको लगता है खान साहब इस केस में भी अपील में जाने का फैसला किया, उनकी लीडरशिप ने कहा है, तो आपको लगता है को उनकी सुनवाई हो पाएगी या उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा? माजी में हमने देखा उनको काफी रिलीफ मिलता रहा, वो स्टेट गेस्ट हाउस तक से देखिए, चले गए। मेरी राय में तो फॉरेन फंडिंग जो केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और मेरा ख़्याल है इसको संजीदगी से लेना चाहिए था और अभी तक मुझे उस पे संजीदगी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि फॉरेन फंडिंग ऑफ कोर्स एड्रेसेस कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और वो एक ऐसी वायलेशन है जो कि क्लियर कट हमारे जो लॉज़ हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि फॉरेन फंडिंग को इतनी सीरियसली नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा? अल-कादिर ट्रस्ट का लॉयर्स हमें बताते हैं और जो जिनसे भी मेरी बात हुई है लीगल जो इन्फो रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो समझते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट भी एक ओपन एंड शट केस है। देखिए केसेस तो इतने ज़्यादा हैं, कोई मेरा ख़्याल है कि केसेस भी बहुत ज़्यादा है, पेशियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जो एक्यूज़्ड है, जो मुल्ज़िम है, वो कितनी पेशियों में आया और कहाँ-कहाँ रिलीफ़ मिला। तो आई थिंक इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑल्सो आप देख रहे हैं कि साथ-साथ एक रिज़वाना बच्ची का केस चल रहा है और उसमें भी आई थिंक कि हमारी जुडिशरी हैज़ अ लॉट टू आंसर फॉर और मेरा ख़्याल है कि ये जो वक़्त ज़ाया किया जा रहा है, कौम का नाहक वक़्त ज़ाया किया जा रहा है, इस केस को भी लेके देख लें आप तोशा खाना को भी तो कितने अरसे ड्रैग किया गया। तो आई थिंक कि ये जो फ़ियर है, मुझे लग रहा है कि जो जिन केसेज़ में डिसीज़न नहीं आ रही या डिसीज़न देने में ताख़ीर है, वो मेरा ख़्याल है कि जुडिशरी में जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, इंसान है। देयर वरीड कि उनकी किस किस्म की उनकी पे ट्रोलिंग होगी, उनको किस किस्म के बातें फेस करना पड़ेंगी। आपने देखा है कि ख़वातीन जजेस के नाम ले लेकर उनको इंसल्ट किया गया है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, किसी शख्स को छोड़ा नहीं। तो आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ करेज वरना बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि लिटरली ना उनमें ज़मानत मिलनी चाहिए और बात एक सियासी शख्सियत, एक कल्ट पर्सनैलिटी की नहीं है। एट द सेम टाइम जो रिज़वाना का केस है उसमें भी मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वहाँ भी ज़मानत क्यों दी गई है और क्या किसी गरीब शख्स को इस तरह से ज़मानत मिल सकती? लेकिन अल्टीमेटली आई डू बिलीव इन द फ्रेज़ कि ट्रुथ विल प्रिवेल। तो अभी अगर लेकिन रिलीफ हम अगस्त में आपको मिल भी गई शाहजेब मर्डर केस याद होगा, उसमें जो चीफ जी, जस्टिस साहब के वो लाइक माइंडेड जजेस का नाम आता है, वो तीनों उस बेंच पे मौजूद थे और शाहजेब मर्डर केस में जो मुलजिम था असल में, उन्होंने उसको माफी दी और वो बाइज्जत बरी हुआ। तो आप क्या एक्सपेक्ट देखिए करती हैं? कुछ केसेस देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं रिज़वाना का केस जैसे हो गया अब ऑफ कोर्स द स्टेट हैज़ टेकन प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑफ द चाइल्ड लेकिन तैयबा के केस में भी ऐसा था, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। अब ये बात बहुत से जी। लोगों को बुरी लगेगी लेकिन फॉर मी आई थिंक ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कल्ट लीडर है या कल्ट पर्सनैलिटी है या कोई किसी जज की अहलिया है या कर्नल की बीवी है या जो कुछ भी है। प्रॉब्लम यही है कि हमारी जुडिशरी हैज़ अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट चेकर्ड पास्ट एंड एंड हुँ। हम उसके बोझ तले मतलब इतना स्टिग्मेटाइज़ पनामा को ले लें तो पनामा के वक़्त भी कितना एक स्टिग्मेटाइज़ हुई और किसी भी रियासत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए आपकी जुडिशरी पे जब एतमाद उठ जाता है लोगों का,
तो वो रियासत के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है, बिकॉज़ इस वक़्त आपका किसी इदारे की रिस्पेक्ट, ताज़ीम, तहरीम ही नहीं रही। तो ये मुझे अफ़सोस होता है ये देख के कि आप किसी की सोशल मीडिया ट्रोलिंग से घबरा जाएँगे, अगर आप जज हैं, तो किसी विक्टिमाइज़ेशन से घबरा जाएँगे। मुझे पता है ऐसी बातें की गई हैं, ख़वातीन के नाम लिए गए हैं। मुझे पता है कि ये कहा गया है कि आपके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं करेगा, अजीब-अजीब किस्म की ग़िलाज़त और फ़ुज़ूल बातें की गई हैं, धमकियाँ भी दी गई हैं सोशल मीडिया पे, स्पीचेज़ में। लेकिन मैं उनको सिर्फ़ ये कहती हूँ कि देखें, आपको फिर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप किस चीज़ पे ईमान रखते हैं। क्या मैंने वो ट्रोलिंग नहीं सही? क्या मेरे बच्चों ने वो नहीं बहुत सही? सही बात है। और आज आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नया दौर ने पहली बार इतने सालों के बाद मुझको मौका दिया है। लेकिन मैं देख रही थी कि बहुत से लोगों का अब जब क्यों, मैं तो ख़वातीन बायस नहीं हूँ, एंकर्स के मैं ऊपर आपका वैसे फैन हूँ, आपको पता है। मैं तो आपका फैन ही नहीं, हूँ, तो मैंने तो आप मैं तो होंगे, लेकिन नया दौर वालों ने और जो भी इनके साथ हैं, वो भी ज़ाती तौर पे तो फैन्स होंगे, लेकिन मुझे लगा कि एक करेज की कमी मीडिया में भी मुझे नज़र आती है। अभी तक आज आप देखें कि आज जब जजमेंट आई है, तो मैं देख रही हूँ मेरा फ़ोन कैसे बज रहा है। एंड यू नो दिस इज़ डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज़ मैं तो उन लोगों को भी डिफेंड करती हूँ, जिन्होंने मुझे डिफेंड नहीं किया, अगर बात सही हो या गलत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएम लेन ने जब वोट को इज़्ज़त दो की बात की थी, आई थिंक that was something that I should support. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर गलत बात को सपोर्ट करें। आज जो जजमेंट ऐसे आई ही है, उसमें जितने शवाहिद हैं, वो पैनामा केस के साथ तो इसका मवाज़ना करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली इट्स एग्ज़ैक्टली द सेम कि आप 61 और 62 तो मुझसे अगर पूछें तो मैं तो कहूँ कि ये जो शिक है, इसके ऊपर कम अटेंशन दें और आर्टिकल 25 ए पे कॉन्स्टिट्यूशन के तवज्जो दें। लेकिन सैडली दैट्स अ स्टेट of our priorities in Pakistan. लेकिन हाँ, वो तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए थे साबिक चीफ जस्टिस दौर में, तो अब वो सादिक और अमीन तो नहीं रहे फिर अब, क्योंकि This जज is an साहब ने कहा interesting कि question. मैं आपसे ये सवाल करने वाली थी कि जो सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड थे, क्योंकि हम तो हम्म, देखें आम लोग हैं, इस पे भी मेरा बड़ा एतराज है, चाहे 61 62 हो 63 हो, ये भी आई थिंक के दीज हैव टू बी रिविजिटेड। लेकिन ये लफ्ज जो है सादिक और अमीन, पर्सनली आई थिंक इतना लिबरली इसको इस्तेमाल करना आम हम लोगों के लिए, फॉर अस मियर मॉर्टल्स, मुझे तो इस पे भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हम में से कोई इंसान, हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं, अच्छे से अच्छा कोई पायस शख्स भी हो, बहुत ही तकवा परहेज़गार हो, लेकिन क्या हम एक ऐसी शख्सियत के मतलब अक़दार तक या लेवल तक पहुँच सकते हैं? नहीं नहीं पहुँच बिल्कुल नहीं, सकते। हम कोई हम शक निश्चित नहीं। जसारत तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि हम पहुँच सकते हैं। सो आई थिंक कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, मुझे तो इस टर्मिनोलॉजी पे भी, इस्तेमाल पे भी एतराज़ है। और फिर आज आप मुझे बताएँ कि अब क्या हुआ? जब आपने एक केस में झूठा साबित कर दिया, तो सादिक और अमीन के साथ क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? तो जुडिशरी इसके बारे में क्या कहेगी? बिल्कुल। आप ये देखें ना, रेहाम एक जज हैं, मौजूद जज साहब हैं, उनके अगेंस्ट रेफरेंसेस आए हुए हैं, उनके अगेंस्ट जो है ऑडियो लीक्स, ऑडियो टेप्स आ चुकी हैं, जिसमें वो बात एक साबिक वजीर आला के साथ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ उन जज साहब की, उनकी फैमिली कन्वर्सेशन है। लेकिन ना उनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस नहीं लग रहा, कोई चीफ साहब रुके रुके हुए हैं, वो शुरू ही नहीं हो रहा। वो आप देखिए, किसको कह यही मैं सकते कह हैं? रही हूँ, हसन, मैं यही कह रही हूँ कि बात ये नहीं है कि आज अगर कोई तालियां बजा रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है कि उनका जो सियासी हरीफ है हम्म, वो कोट लखपत में है या कहीं और है, या 3 साल के लिए या हम्म, 5 साल के लिए, इशू इज वेरी डीप, रन्स डीपर इन आवर आई सोसाइटी। एग्री। इशू ये है कि हमारी अदलिया, मतलब आप 2016 से लेके अभी तक आप उठा लें, तो हमारी अदलिया जिस तरह से मुतनाज़े हो गई है, और अदलिया के फिगर्स, ये एक वो ज़माना था जब हम सुओ मोटो की हाइपर एक्टिविटी पे रोना रोते थे। हम तो उस वक़्त का रोना रोते थे, फिर आगे मतलब बतदरीज आप एक तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। दिस कैन नॉट बी अ गुड थिंग। और ऐसे मुल्क में जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अभी तक हम रो रहे हैं, अभी तक हम उसको पछतावे का उस पे इज़हार कर रहे हैं, तो ये कब ठीक होगा? तो आई थिंक रियली वी नीड टू टेक अ लॉन्ग, डीप, हार्ड लुक एट वेयर द जुडिशरी इज़, उसका इमेज, बिकॉज़ अगेन एक घिसा-पिटा जुमला है, बट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि जस्टिस नीड्स टू बी डन, बट अच्छा, इट नीड्स टू बी सीन टू बी डन। अगर आपको लगे कि जस्टिस आई नहीं एग्री। हो रहा, तो भी बहुत कंसर्निंग बात है।
हम 9 मई की वजह से अब तो चीजें क्लियर हैं कि इट वाज अ प्री प्लान थिंग, और जैसे नजर आया कि इमरान खान साहब के उकसाने पे लोग चढ़ दौड़े, जो हमारी फौजी तनसीबात थी यादगार शोधा की यादगार थी, जिसके बारे में बाद एक डिस्कशन बहस का हिस्सा रही कि क्या, क्योंकि उस वक्त देखा था हमने कि जुडिशरी की तरफ से ये सपोर्ट बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को मिली जा रही थी, इवन जो केसेस अभी हुए भी नहीं थे उसमें भी कहते थे कि आप गिरफ्तार ना करें। तो आपको लगता है कि वो जो 9 मई का वाकया है उसमें इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये तोशाखाना हो गया, अलकायदा ट्रस्ट हो गया, फॉरेन फंडिंग, इस सब को पीछे धकेल दिया 9th में ने। आप देख रहे हैं कि यूएस में जो अपहोल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, फ्रीडम के, जहाँ बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है, वहां आपने देखा कि ट्रम्प की इंडाइटमेंट जब हुई तो किस बात पे हुई? उकसाने का आंसर है ना, इंटरवेंशन की बात हो रही है। तो 9th में तो एक डिफरेंट लेवल पे है। 9th में तो आपके ऐसा है जैसे कोई पेंटागन पे अटैक कर दे, जैसे कोई सीआईए के किसी दफ्तर पे अटैक कर दे, रैनसैकिंग कर दे। क्या अमेरिकन, जो मैं देख रही हूँ ये कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं अभी अमेरिका से आई हूँ, आप यकीन करें, जी। सिएटल में डाउनटाउन में इतनी होमलेसनेस है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, मेन मैनहट्टन पे इतनी लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं ठंड में। तो अपनी पॉवर्टी को और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को और अपनी रिसेशन को और अपनी होमलेसनेस को अगर ये एड्रेस कर लें, जो वहां के पार्लियामेंटेरियंस, कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन है, तो बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि अगर पेंटागन की तरफ कोई मैली नजर से देखे तो सारे जहाज ग्राउंड कर दिए जाते हैं, शक की बुनियाद पे अफगानिस्तान और फिर इराक पे बमबारी हो जाती है। तो क्या हमारी रियासत को हक नहीं है कि आपने हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, अहम तनसीबात को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया? और एक शख्स ने नहीं किया, तमाम लीडरान ने हम्म। किया। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, अगर अंडर माय वॉच अगर मेरे रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग होती है तो सीईओ विल गो टू प्रिजन, जी। आई एग्री। वेटर तो नहीं जाएगा। अब हमने क्या किया है कि हमने वेटर्स को पकड़ लिया है, सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ लिया है। मेरा तो उन बच्चों के लिए भी दिल दुख रहा है। मतलब जो बेचारा कोई टिकटॉकर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई तो आप ये कह रही हैं कोई सीईओ एक, का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए ना? मैं भी आप वाली बात ही कर रहा हूँ। देखो सीईओ को जवाबदेह जरूर होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल के बारे में आई एम इन अ डायलेमा। मैंने आपको बताया कि अमेरिका में होता तो आपसे तो पूछा ना जाता, ग्वांटानामो बे में 22 साल आपको लॉक कर देते। आई एग्री। जस्टिस वगैरह, फ्रीडम, सिविल राइट्स, लिबर्टीज, वो सब कुछ पामाल हो जाते हैं। लेकिन हम चूंकि अमेरिका को एक पेडेस्टल पे बिठाए हुए हैं या यूके की डेमोक्रेसी को पेडेस्टल पे बिठाए हुए हैं, हम तो हमेशा से ही मतलब वो जो अंग्रेज तो चला गया, गोरा साहब तो चला गया, लेकिन यहाँ पे ब्राउन साहब छोड़ गया। तो हम बेचारे अपनी जो फैसले हैं रियासत को बचाने के, वो भी इसी तरीके से गिरते पड़ते करते हैं। मिलिट्री हाँ। ट्रायल आई थिंक उनका राइट है, क्योंकि उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ है। हम्म। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हम्म। कि जो लोग हमारे सुन रहे हैं कि उनको राइट ऑफ अपील होगा। और अभी जो जी। मैं फॉलो कर रही हूँ वो जो सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के ऊपर जो डिस्कशन और डिबेट हुई है अभी कल परसों की बात है, उसको मैं क्लोजली फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज वो ऑफ हम्म। कोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि लोगों के घरों में बगैर किसी जवाब के कोई घुस सके। बट वी हैव टू ड्रॉ द लाइन कि अगर आप किसी आईएसआई के दफ्तर में आपके अल्फाज में, एक और ऑडियो लीक में वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, रैनसैकिंग, आप किसी हम्म। दफ्तर में रैनसैकिंग कर रहे हैं, मियाँ वाली की बेस में घुस रहे हैं, जीएचक्यू पे हमले पर उकसा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए हैं, वर्दियां जला रहे हैं, और फिर शोहदा की बेहुरमती, उनके मॉन्यूमेंट्स की बेहुरमती, उनके रुतबे की तजलील कर रहे हैं, उनकी माओ के सीनों पे क्या गुजरी होगी। मैं तो हर जनाजे पे जाने की कोशिश करती हूँ जब हमारे कप्तान, हमारे लांस नायक कहीं शहीद होते हैं। आई एम वेरी क्लियर कि मिलिट्री शुड स्टे विद इन द बैरक्स और पॉलिटिक्स में वो तजावज ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जनाजों पे पहुंची हूँ, मैंने शोहदा की माओ को गले से लगाया है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको कंफ्यूज ना करें। तो आप अगर हमारे ऐसे लोगों को जो कि अकेले निहत्ते कारगिल में जाके अपने आप को मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए कुर्बान करते हैं, डिसीजन चाहे जिसने भी जैसे भी लिया हो,
लेकिन अगर वो जाके शहादत को गले लगाते हैं तो किसी को यह हक नहीं है। आज आप देखें बिल्कुल इंग्लैंड सही में बात हम अभी तक वर्ल्ड वॉर के पॉपीज हमको लगाने पड़ते हैं। हम ब्रॉडकास्ट पे जाते हैं, है। आपको पॉपी पहनना पड़ता है उनकी याद में, जो कि जंगे अजीम में जिनकी जाने गई या जो कि जिन्होंने कुर्बानियां दी। और इधर यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर, एक नहीं बाकी भी उनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप थी, उन्होंने भी क्या किया। अब बाद में आप माजरत कर लें और माफी मांग लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आप अपना यू टर्न ले लें। बोलो। मैं अभी भी उनका लीडर न्यूटन हैशटैग वायरल में न्यूटन सीखा है उनसे। दूसरे हम ये बताइएगा कि जैसे वजीर आजम के भी चैम गोइयां हो रही हैं, आपको पास अंदर की खबर हमें दें, निगरान वजीर आजम आपके ख्याल में कौन है? और देखिए दूसरे ये केयर बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हंग पार्लियामेंट होगा या कोई पार्टी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ आ सकती है? देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट तो जो होगी वो तो काफी क्लियर है कि पीएमएलएन क्या चाह रही है। पीएमएलएन तो इसहाक डार साहब ही को चाह रही है और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी गलत इस पे रिपोर्टिंग भी की। इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का आया, उसको मिसकोट किया। उन्होंने तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्होंने कोई उनके कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसहाक डार साहब के नाम पे। तो इसहाक डार साहब को केयर टेकर गवर्नमेंट के या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रोल के लिए पीएमएलएन ने जो नामजद किया है, मेरा ख्याल है कि उस पे आप आज मेरा ख्याल था कि अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि राजा रियाज साहब भी हैं जो ऑपोजिशन लीडर हैं। तो उस पे तो डिस्कशन जी। जो हो चुकी है, जो हुकूमत की तरफ से नाम आ गया है, वो तो इसहाक डार साहब का है और कोई नाम तो सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और वो इसलिए क्योंकि आईएमएफ को कंटिन्यूटी चाहिए होगी। जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, चाइना हो जाए, आईएमएफ हो जाए, जो आपके फाइनेंशियल और बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो कंटिन्यूटी मांगते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पीएमएलएन का लीडर है या पीपीपी का लीडर है या पीटीआई का लीडर है। वो कंटिन्यू उन्होंने बिजनेस करनी है, उन्होंने किसी को कर्जा देना है, उनको उन्होंने देखना है कि जी हमारे टर्म्स और कंडीशंस जो टीओआर हैं उसके ऊपर कौन कंप्लाई करेगा। अब चूंकि वो जो कर्जा दिया है, जो आईएमएफ का पहला जो रिलीज किया है, वो एक एक टेम्पररी रिलीज है, तो उसके लिए कंटिन्यूटी के लिए चूंकि सागदार साहब ने ये डील की है, तो आई सपोज कि वो सारे जो की स्टेक होल्डर्स है वो यही चाहेंगे। अगर ये हो जाता है, जो कि मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आज मैं देख रही थी कुछ और नाम गर्दिश में है, कुछ कराची के भी ऐसे ही नाम है जो कि दोनों रोल्स अपना सकें, यानी पॉलिटिशियन भी और इकोनॉमिक्स भी संभाल सकें। लेकिन ऑब्वियसली वहां पे फिर ब्रेक आ जाएगा, जो मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद इसहाक डार साहब का आया, तो वो कंटिन्यूटी आपसे खो जाएगी। अगर ये हो जाता है तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पीएमएलएन की ये सियासी विन है, ये सियासी विन है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि पीएमएलएन के स्पिरिचुअल लीडर हैं या मेन लीडर हैं और उनकी से को लोग कहते हैं कि फॉलो करना चाहिए, वोट बैंक उनका है, तो उनकी बात मानी जा रही है और इसहाक डार साहब को केयर टेकर पीएम बनाया जा रहा है। आपके पास एक ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा कि जब इलेक्शंस हुए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। यहाँ दूसरे पर्सनल इससे फ्रंट पे आ जाते हैं। डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी, अब जी, पर्सनल फ्रंट पे आ जाते हैं। आप अब आगे क्या प्लान करेंगे? आप पाकिस्तान वापस आई हैं, क्या आप दोबारा जर्नलिज्म को ज्वाइन करेंगी फुल टाइम, या आपको पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का कोई है ऐसा इरादा है? देखिए जो मीडिया आउटलेट्स हैं, दोबारा मैं आपके साथ ये गिला खोलूं, मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा कुछ या तो हीरो वर्शिपिंग में मसरूफ थे, मोर लाइकली मेरा ख्याल है कि खौफ ही बहुत ज्यादा था। तो आज के बाद हो सकता है कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ऑफर आ जाए। जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी इस सारी चीज में रही है, वो हमारे पीटीआई के मासूम फॉलोअर्स भूल जाते हैं कि मेरा जर्नलिज्म का करियर, जो कि मैंने किसी की मेहरबानी के बगैर बनाया था, जी। जो कि मेरा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो मुझसे जबरदस्ती इस वजह से छुड़वाया गया क्योंकि एक फर्द को मैं टीवी पे अच्छी नहीं लगती थी और मुझे यूं गायब किया गया। अब उसके बाद से आप देखें कि अब भी मैं देख रही हूँ कि लोग जरा घबराते हैं और मैं उनकी मजबूरियां समझती हूँ। एक बुजदिली और एक लैक ऑफ करेज तो हमारे कुछ कौमी खमीर में घुस आई है। अब तो लीडर्स में भी हमें करेज नहीं दिखाई देती, तो मैं सेठों से क्या गिला करूं। उम्मीद है कि वो मीडिया आउटलेट्स पे नजरसानी करेंगे। मैं जर्नलिज्म तो उस तरह तो शायद ना कर सकूं, लेकिन कुछ चीजें हैं
जिनके ऊपर बात करना मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखती कुछ हूँ कि पाइपलाइन में ऑडियंस है, को जल्दी देखेंगे मैं आपको मैंने टीवी स्क्रीन पे। देखिए जी, हम तो बड़े डायरेक्ट लोग हैं, हम तो कह देते हैं कि जी, ये आप क्यों नहीं चला रहे और ये आप हाँ, हाँ। मेरे ऊपर तो कोई ऐसा बैन नहीं है, हम तो बहुत डायरेक्ट लोग हैं। मैं तो सबके साथ मेरी दोस्ताना क्या फैमिली टर्म्स भी हैं, तो मैं तो भेज देती हूँ उनको कि ये काम तो मुझसे करवा रहे हैं कोई ना कोई, तो मुझे पता नहीं स्क्रीन पे क्यों नहीं देखना चाहते। तो आई थिंक कि खौफज़दा थे। मैं नियत करके सियासत की आई हूँ, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक। मैं इस बार नियत सियासत की करके आई हूँ और पिछले साल जब मैं पाकिस्तान में थी और मैं अगस्त में मैं गई, तो मैंने कुछ इस किस्म की चीज़ें सॉर्ट ऑफ पाइपलाइन में हैं जो कि जिनका ताल्लुक हमारी मईशत के साथ है, जिनका ताल्लुक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है, बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि जब तक पाकिस्तानी कमाएगा नहीं, तो पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता, बेशक, और हर सही कह पाकिस्तानी रही हैं। खुसूसी तौर पे ख़वातीन की जो इनकम है, उस पे मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनल इकोनॉमिक्स होती है ना, आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, जब आप कमा रहे होते हैं, तो आप वोट भी सोच समझ के डालते हैं, आप जी, दुनिया भी देख लेते हैं, और हज़ारे में हमारी एक मिसाल है कि हम कहते हैं कि जब काम पे कोई लगता है, तो उसको पता चल जाता है कि कितने वी आर द 100 है। तो बेचारे पीटीआई वालों को जी। भी ये नहीं पता कि कितने वी आर द 100 है। तो ये हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। I've set the ball rolling and I really want to do that कि हम पर्सनल लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव करें, उनको हुनर सिखाएं, स्किल सिखाएं, खवातीन की खुसूसी तौर पे, ताकि वो वोट का इस्तेमाल सही कर सकें, वो खुद सियासत में आ सकें, और हमारी जो मजमूई इज्तमाही जो इकोनॉमिक्स है, उसका भी हल इसी में है। जब तक हमारी फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, जब तक एलसीज नहीं खुलेंगी, जब तक हमारी बिजनेस नहीं चलेगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, तो बच्चे सोशल मीडिया पे बैठ के वेले हाँ, होंगे। मैंने आपकी बातों 5 से अख़ज़ किया है कि आप या तो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी में बनाने पे गौर कर रही हैं या मूवमेंट, और शायद आप पीपल्स पार्टी या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पीएम अजान है उनको जॉइन नहीं करेंगी। आप अपनी मूवमेंट का खुद आगाज़ करेंगी। ऐसा लगा है मुझे आपकी बातों से। क्या सही कह रहा हूँ मैं? देखें, अगर मेरे पास जहांगीर खान तरीन जैसे दोस्त होते, अगर मेरे पास अलीम खान जैसे लॉयल सपोर्टर्स होते, और बाकी जिनके नाम हम नहीं ले सकते, ऐसे बिज़नेस टाइकून्स होते, तो फिर आप शायद ये उम्मीद कर सकते थे कि मैं भी धरने ज़रा 126 दिन के देती और मैं भी पार्टी बनाती, लेकिन ऐसा कोई इस किस्म की कोई मेहरबानी मेरे ऊपर नहीं है। आई डू थिंक कि पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टिंग है, उनमें ही रह के भी एक रोल क्राफ्ट किया जा सकता है। हाँ, आई एम एन एक पीपीपी और अनकॉम्प्रोमाइजिंग पीएम पर्सन। अजान देन। आई थिंक और पार्टीज भी है, लेट्स नॉट शट द डोर्स ऑन अदर्स, लेकिन ओके। आई एम वेरी ओपन टू अ कॉन्वर्सेशन, एंड आई हैव बीन ओके। हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद अ फ्यू पार्टीज, और मेरा सबके साथ जो जो गिला है या दरखास्त है, वो ये है कि खवातीन के लिए जो स्पेस है, वो उसकी जो है ना, डेकोरेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी देखिए, मैं फवाद चौधरी तो नहीं बन सकती, साफ सी ठीक बात हो है। गया। ठीक सही है। बात। वो आप और वाक़ई नहीं बन सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बन सकती, और ना ऐसी कोई ख़्वाहिश है, और मैं कोई मेगलोमेनियाक भी नहीं हूँ। मैं कोई हुँ। ना फ़ितना फ़साद क्रिएट करना चाहती हूँ, ना मैं कोई थर्ड फ़ोर्स बनना चाहती हूँ। आई डू थिंक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनमें ऐसी जगह हो कि जहाँ आप काम करना चाह रहे हों और हुँ। आपको काम करने की इजाज़त दी जाए। और मुझे लगता है कि हुँ। ख़वातीन के लिए स्पेस अभी तक बहुत कम है, और उसकी वजह ये है कि जब ख़ातून किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी जगह बना लेती है, तो उसको बहुत सी बातें मर्दों की माननी पड़ती हैं, चूँकि उसकी अपनी ही पोज़ीशन थ्रेटन्ड होती है। फिर किसी नए जी। ख़ातून के आने के लिए स्पेस बनने पे भी उसको इनसिक्योरिटी होती है, और मुझे इस पे कोई गिला नहीं है, दैट्स जस्ट द वे थिंग्स आर। सो वी मस्ट फैसिलिटेट कि मैं सिर्फ़ अपने लिए जगह ना बनाऊँ, मैं और ख़वातीन के लिए भी जगह बनाऊँ, और वो जमहूरी अंदाज़ हो। यानी सिर्फ़ एक ख़ातून होना कोई बड़ी बात नहीं है, गुड क्वालिटी की खातून होना जो काम कर सके। आई वांट टू रोल अप माय स्लीव्स एंड गेट टू वर्क।
मैं फजूल में पार्लियामेंट में इसलिए बैठूं कि किसी की किरदार कशी करूं, या फजूल में मैं टाइम वेस्ट करूं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या टॉक शोज में बैठी रहूं. I don't even watch TV. So there is a limit to how much you can do for playing the gallery. I don't like that. I'm allergic to that. I want to actually get down to doing work. तो अगर वो पीपीपी देती है 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो एमक्यूएम देती है 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो पीएमएलएन देती है 100 बिस्मिल्लाह. ऑब्वियसली ओके. मेरा जो पर्सोना है, आई डू नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा आप अपने पर्सनल फेथ को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करें. जो भी मेरा पर्सनल फेथ है, मैं समझती हूँ हम एक तरीके पे चल पड़े हैं जहां ये खतरनाक रवैये हैं. जिसका मजहब है, जिसका जो फेथ है, उसको मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. वरना I get on really well with JUIF and I find them quite easy to talk to, and this might come as a shock to people. बिकॉज दिखने में वो ऑब्वियसली एक मजहबी जमात लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतनी इतनी नॉर्मल बात कर देते हैं और खवातीन के लिए स्पेस उधर ज्यादा दिखाई देती है बनिस्बत कुछ लिबरल पार्टीज के, नॉट नेमिंग नेम्स. तो आई एम वेरी सीरियस. बट एएनपी भी है माजरत के साथ, ऑब्वियसली एएनपी विल, हम देखें एएनपी के अगेन, ये जो भी पार्टीज जिस तरह से शुरू हुई थी, मुझे लगता है सभी अपनी आइडियोलॉजी जो कोई भी थी उससे जरा दूर चली गई हैं. जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी वो लेफ्टिस्ट नहीं दिखाई देती. जो बाचा खान की पार्टी थी, हम बाचा खानी है, मतलब मैं दिल से बाचा खानी हूँ, बाचा खान की आइडियोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन मुझे वो बाचा खानी दिखाई नहीं देती और मैं ये उनसे बड़ी ब्लंटली गिला करती हूँ. तो इसी तरह से पीटीआई का जो मैनिफेस्टो हमको दिखाया गया था, जो मिडिल क्लास की वो जमात थी, वो तो मिडिल क्लास तो हमने देखा ही नहीं. जहाजों वाले और एग्रीकल्चरिस्ट. तो आई ऑब्वियसली, अगर मैं मेरी बात ही कोई ना समझ सके, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो, अभी एक 2021 की एक सर्वे आया था, आपकी नजर से गुजरा होगा, यूएनडीपी का गालिबन सर्वे है, और वो बता रहा है कि 1% हमारी जो अशरफिया है, एलीट है, वो पार्लियामेंट में भी बैठी हुई है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बैठी हुई है, वही एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वही एग्रीकल्चरिस्ट हैं, टाइकून्स हैं, और वो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि 22% हमारा जो जरखेज जमीन है वो उनके हिस्से में आई है, और वही पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर पार्टी में बैठे हैं. अब आप मुझे बताएं कि मुझे तो चले छोड़े, लेकिन आपसे मिलता जुलता कोई है जो पार्लियामेंट में बैठा हो, जो आपका कैमरा वर्क कर रहा है उससे मिलता जुलता कोई है, मुझ जैसी खातून कोई है, कोई बेवा की नुमाइंदगी करने वाला है, कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर की नुमाइंदगी करने वाला है, किसान की नुमाइंदगी करने वाला है, किसान की नुमाइंदगी करने वाला फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर आपने वडेरा लगाया हुआ है. मतलब इतनी ब्लेटेंट जहां पे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा कि जमहूरी लोगों को लेके आए, इन्हीं का फायदा है. मतलब बस दो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा. एक तो मुझे ये बताइएगा, इलेक्शंस के बाद आपको वजीर आजम के तौर पे इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद कौन नजर आ रहा है? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ या कोई और दूसरा ये बताइएगा आपको फ्यूचर में, जैसे पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल हायर जो हैं जरदारी साहब के या बेनजीर भुट्टो के, वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, आपको नवाज शरीफ साहब का किसको नजर आता है कि मरियम होंगी, शहबाज शरीफ हुई चीजें आगे लेके चलेंगे, या हमजा शहबाज होंगे? आपके ख्याल में कौन, मतलब आपको अगर मरियम का या बिलावल का कंपैरिजन करना हो, आपके ख्याल में कौन बेहतर है? आपको फ्यूचर में उसका पॉलिटिक्स में किरदार नजर आ रहा है? देखें, मरियम नवाज का डेफिनेटली फ्यूचर पॉलिटिक्स में तो एक किरदार होगा, रहेगा. इसमें बिलाशुबा शी इज वन ऑफ द मोस्ट कैरिज्मेटिक speakers that we have seen in recent times. She is a natural crowd puller. इसमें कोई दो राय नहीं है. खवातीन का मैं खवातीन को सपोर्ट करती हूँ. मैं समझती हूँ उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनकी अपनी पार्टी ने की है, उनकी अपनी फैमिली ने की है उनके साथ ये ज्यादती, कि उनको, मैं पहले की बात कर रही हूँ, मतलब अगर मेरी बेटी मरियम नवाज शरीफ होती तो शायद मैं उनको इंडिया लेके जाती, क्योंकि हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा को 16-17 साल की उम्र से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ देखा, हेनरी किसिंजर के साथ देखा, इंदिरा गांधी के साथ देखा. तो अगर आपने एक्चुअली एयर किसी को बनाना है और उसमें नेचुरल फ्लेयर भी है और लोग आपको मौरूसियत का ताना भी दे रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कंफ्यूजन क्या थी. आई थिंक कि उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा गया, मैं अल्फाज रखा गया इस्तेमाल कर रही हूँ. अगर हम उनको पार्लियामेंट में देखते तो मैं आपके सवाल का जवाब बेहतर तरह से दे सकती कि क्या वो पार्लियामेंट में कैसा परफॉर्म कर रही है. वी डोंट नो बिकॉज वी हैव नॉट सीन.
बिलावल भुट्टो को वो मौका मिला, उन्होंने वो मौका इस्तेमाल किया, ऑपोजिशन में, बेहतरीन ऑपोजिशन में, जबरदस्त पार्लियामेंट की स्पीचेस की। ही इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन जिनकी मैंने पार्लियामेंट की स्पीचेस देखी हैं, एंजॉय की हैं। बहुत अच्छा जी इम्तिजाज है एक ब्रिटिश सार्केज्म का और अवामी बातों का। बहुत फोर्सफुल उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीचेस की। खैबर पुख्तनख्वा में बड़ी उनकी इस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आई एम श्योर जी पंजाब में भी बड़ी होगी। आई थिंक ही हैज लाजमी लाइकेबिलिटी। बढ़िया। और लोग जो उनसे मिले हैं पार्लियामेंट में, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है, पीपल जेन्युइनली लाइक हिम, इसलिए क्योंकि या वो फ्रेंडली और अप्रोचेबल दिखाई देते हैं, झुक के सलाम करते हैं। पीपल लाइक हिम। फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने जबरदस्त, मेरा ख्याल है कि सिक्सर्स पे सिक्सर्स लगाए हैं, और बड़ा अच्छा किया कि फॉरेन मिनिस्ट्री उनके लिए जरदारी साहब ने उसका इंतखाब किया। एंड वी हैव सीन दैट ही कैन परफॉर्म। अगर नवंबर में इलेक्शंस हो जाते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शायद उनके चांसेस बेहतर हों। चूंकि नवंबर में ओके। इलेक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे, चूंकि मुझे इलेक्शंस हम्म मार्च में दिखाई दे रहे हैं, और अगर केयर टेकर हम्म प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जहां इसाक डार साहब कॉन्टिन्यूटी आईएमएफ को दे रहे हैं, वहां शहबाज शरीफ की हम्म। कॉन्टिन्यूटी एन मुमकिन दिखाई दे रही है। वाह, मरियम ये तो नवाज बड़ी खबर दी साहिबा, आपने। जी, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि शायद उनके लिए अभी वो रोल नहीं है, और शायद उनके लिए ये गलत भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि आई थिंक कि अगर फॉर एग्जांपल उनका सीएम पंजाब लगा लेते हैं, फर्ज किया कि अगली जी हुकूमत पीएमएलएन की आती है, जो कि मेरा ख्याल है कि उनका हक एक दफा उनसे छीना है, तो उनका हक बनता हम्म भी है। अगर अगर आप बिल्कुल फेयर बात करें तो मेरा ख्याल है कि अगर वोट बैंक उनका तोड़ा ना जाए किसी हम्म इंजीनियरिंग के तहत, तो मेरा ख्याल है कि वोट हम्म बैंक उनका पंजाब में इंटैक्ट है। मैंने आंखों से अपने देखा है। और अगर इकोनॉमी स्टेबल हो जाए अगले कुछ महीनों में, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ वापस अगर आए तो उनका वोट बैंक बड़ा तकड़ा है। मरियम नवाज शरीफ अगर हम्म। सीएम के रोल में कोई देखता है, तो मैं आपको बताऊं कि सीएम पंजाब का रोल बहुत मुश्किल है अगर आपने पहले प्रोविंशियल मिनिस्ट्री जी वहां पे नहीं की हुई। आई वुड बी वेरी जी नर्वस। और मरियम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मेरा ख्याल है पीएमएलएन में इतनी धड़ेबाजी है कि उनको शायद बहुत से लोग चाहते हैं कि देखें कि वो फेल करें। मैं मीडिया में महसूस करती हूँ, मैं पीएमएलएन के अंदर महसूस करती हूँ। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट, आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स द सेंस आई गेट। तो मेरा वो ख्याल है फैमिली उनको भी रिफ्ट भी वो, इसकी वजह है मेरे ख्याल में। हाँ, फैमिली रिफ्ट जो है नहीं, अंदर। नहीं जी, फैमिली रिफ्ट तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं रहा, अगर नहीं, था भी। ठीक है। आई थिंक इट ओके। इज मोर टू डू विद द फैक्ट के जैसे पीटीवी एक ऐसी चीज है कि उसमें आप अगर हाथ डालते हैं तो किसी के लिए भी संभालना हम्म, बड़ा मुश्किल है। सीएम हाँ पंजाब जी। का रोल शहबाज शरीफ कर सकते थे। मैं समझती हूँ उनके साहबजादे भी अगर आ जाएं, कोई साहबजादा भी आ जाए, तो सीएम पंजाब का रोल आपके लिए एक सर्टन ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को मैनेज हम्म। करना, एक आई जी। सर्टन शहबाज शहबाज नॉट इजी। शरीफ साहब का जो नॉट इजी। टेम्परामेंट है, जो उनका वर्किंग मोड है, वो मेरा ख्याल है उनके साहबजादे शायद ना मैच करते हो। हमजा शहबाज शरीफ को तो मैंने देखा है, उनकी लेकिन अभी अपनी आप एक देखें, उन्होंने कैपेसिटी कहा है है। मेरी, मेरे, हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरी स्पीड की लोग बात करते थे, लेकिन मोहसिन स्पीड जो है वो उससे भी कोई जबरदस्त चीज है। उन्होंने मोहसिन नकवी एग्जैक्टली साहब की तारीफ की है। और तो मैं आप इस कैसे बात पे देखती हैं? इस बात पे उनके साथ इत्तेफाक करूंगी कि अगर जी मैंने यही कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड है, वो मुझे, इट्स नॉट ओनली हिज स्पीड। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, या ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना, पुलिस को मैनेज करना। मोहसिन नकवी साहब, हम और आप उनको काम पे देखा है, हमने चैनल चलाते हुए जी देखा है, जी वो शख्स बैठता ही जी जी, नहीं है। ही इज अ यंग बेशक। वेरी डायनामिक पर्सन, और नहीं, ऑल उनमें ऑफ एक अस आर प्राउड एडेड, ऑफ हिम जी। हमारी कम्युनिटी का नाम बड़ा किया और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे लेकिन हैं चीजों को। देखिए कम्युनिटी की बात नहीं है, हमारी कम्युनिटी से बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन हम उनको जाती हाँ तौर जी। पे जानते हैं। मोहसिन नकवी जी, साहब इंतहाई हम्बल इंसान है। नो डाउट अबाउट दैट। एक आप उनको बेल करें वो जवाब देते हैं। मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा, अगर सख्त बात भी आप उनको कर ले तो भी आगे से वो खामोश हो जाते हैं। जी मुझे साथी तजर्बा भी है इस बात का। जी लेकिन आई जी थिंक ही इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज अ वर्कर, और वो समझते हैं पंजाब को, उसकी नो डायनामिक डाउट को, अबाउट ही अंडरस्टैंड्स द मॉन्स्टर। मरियम नवाज शरीफ, आई एम दैट। नॉट श्योर। इसी तरह से परवेज इलाही के पास भी जो चीज थी, जो कि मेरा ख्याल है चौधरी शुजात की वजह से थी,
कि वो लोग भी समझते थे, ब्यूरोक्रेसी को समझते थे उस जमाने में। अब तो परवेज लाई साहब पे चौधरी पता प्रेरणा नहीं की कुछ। सारी पॉलिटिक्स रेहाम, अगर आप मुझसे पूछे, मैं कवर भी करता रहा हूँ, पीएमएलक्यू को भी मैंने करीब से देखा है। उनकी सारी पॉलिटिक्स डिपेंडेंट थी चौधरी शुजात के पास, और जब जी से चौधरी शुजात को उन्होंने छोड़ा है, वो सियासी तन्हाई का शिकार है। जी, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने कवर किया एज अ जर्नलिस्ट, और मैंने बहुत जी सी चीजें बाहर बैठ के जी। उन पे नजर रखी है। और मैं आपको बता हम्म सकती हूँ कि वो जो दौर था जब चौधरी शुजात साहब के जेरे असर थे परवेज इलाही साहब, तो ही वॉज हम्म। नॉट रनिंग द प्रोविंस इन अ बैड वे। अच्छा चल रहा था, ठीक चल रही थी जी जी, ऐसे चीजें। ही है, लेकिन ऐसे अब ही। पीटीआई के देखे देखे लीडर पे बड़ा बड़ा इन्हिसार होता है। आज वो बच्चे जो पहले इंसाफियन थे, जब मेरे पास आते हैं तो वो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। वो हम्म कहते हैं कि जी आप गाड़ी नहीं रोकती हैं, 12-12 घंटे की हमारी ड्राइव्स होती हैं, कभी डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं, कभी थर जा रहे हैं। तो अगर हम्म गाड़ी रुक रही है सिर्फ नमाज की ब्रेक के लिए रुक रही है, या टॉयलेट ब्रेक के लिए रुक रही है, और आप कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो आपकी जो बर्गरों की आदतें हैं वो आपको छोड़नी पड़ती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका बॉस कैसा है। आई एग्री। लिटरली इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपका बॉस एक सर्टेन तरह का है, अगर आपका बॉस सुबह 4 बजे आपको टेक्स्ट भेज रहा है, तो आप तभी चल सकेंगे कि आप 4 बजे जागे हुए कि नहीं जागे हुए। मेरा पीएस है, मेरे पास आना जब आया काम करने के लिए, तो हर 15 मिनट के बाद उसको नींद आ जाती थी। मैंने उसके वीडियोस बनाए, बेचारा छोटा बच्चा था उस वक्त। अब उसकी नींदें ही उड़ गई हैं। और जब मैं काम कर रही थी, जब शहबाज शरीफ साहब लास्ट टेन्योर में जब सीएम थे, तो इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी जो, आई एम ह्यूज फैन, जो डीसीज थी इनके वक्त में जो लगाई हुई थी, कसूर की जो डीसी थी पर्टिकुलरली, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज में हम काम कर रहे थे। जी और जो इनका जो सीआरयू था उस वक्त, सीएम का जो एसआरयू था, उसमें जिस तरह से लोग एकदम से मेरे मैसेज का जवाब देते थे, कभी कभी तंजिया तौर पे भी कह देते थे कि एक सीएम साहब का आता है सुबह सवेरे मैसेज, एक मैडम आपका आता है। लेकिन the fact is कि you need to be a certain kind of personality to survive in the CM Punjab's role, and Mohsen Naqvi is one of those personalities. जी, दो Also मैं डाउट। समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की तरह, मरीम नवाज साहिबा को, और अपने वालिद साहब की तरह, नवाज शरीफ की तरह, जैसे वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से उन्होंने सीखा समझा, ये बड़ा जरूरी होता है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर अगर आपने हम्म सीईओ भी बनना है। तो मेरा ऐसे ख्याल ये है कि मुझे अभी हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ये सोच रहे हो कि अभी ये सब कुछ हो जाए, थोड़ी सी और लर्निंग हो जाए, और हालात अभी हाँ, भी ठीक देखें। है। इस वक्त तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, केयर टेकर बनेगा, या इलेक्शंस के बाद बनेगा, हालात इकोनॉमिक अगले दो रिवाइवल बहुत तीन इंपॉर्टेंट साल है। जी, इट्स अ लॉन्ग या hard आई एग्री। road, and nobody is going to earn any credits for it, I can tell you that. वन लास्ट मोमेंट, एनी मैसेज फॉर द नेशन एंड यंगस्टर्स? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं तो ग्लास को हमेशा हाफ फुल देखा है, हाफ एम्प्टी नहीं देखा। और मैं कर्क डगलस, बड़े मशहूर एक्टर रहे हैं, स्पार्टकस लोगों ने देखी होगी। उनसे जब किसी ने पूछा कि हाउ डिड यू मेक इट, तो उन्होंने कहा आई वाज हियर, रॉक बॉटम, द ओनली वे इज अप। आई डू थिंक कि पिछले 3-4 साल में जो तजर्बात हमारे साथ होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक रैट लैब्स की तरह हमको इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए की ट्वीट्स करा के मुझको बेचारे गालियाँ देते रहे हैं। आज आप देखें कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और वो बच्चे कहाँ हैं। सो आई डू थिंक दिस इज़ द टाइम टू रीबिल्ड पाकिस्तान। अगर आई एम ऑनेस्टली वेरी विलिंग टू वर्क, जो कोई भी हो, कि हमें एक री-एजुकेशन की, रीबिल्डिंग की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स में ये जो एक रविश चल पड़ी है कि हर एक को गाली का निशाना वो खत्म बनाना, होना हर चाहिए। एक को खत्म होना चाहिए। वी हैव टू, बिकॉज़ व्हाई वी अगेंस्ट ईच अदर? पॉलिटिकल हम्म राइट्स होने चाहिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स का मतलब पार्लियामेंट में वो राइट इस्तेमाल करने। ये धरने की हम्म सियासत, ये रिलीजन के इस्तेमाल की सियासत, ये पर्सनल अटैक्स की सियासत, दिस हैज टू फिनिश। वी हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। नई केयर टेकर गवर्नमेंट आने वाली है 3 दिन, मेरा ख्याल है आज आज 5 तारीख है, 3
दिन की बात है। तो आई एम होपिंग कि 14 अगस्त भी आ रहा है, दैट वी नीड टू, मे बी आपने कोalition की बात की, मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज आर वेरी वेरी स्कैर्ड, बिकॉज अगर आपके लिए ये हालात मुमकिन ना हो कि आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ सकें, या आपको मोबाइल स्नैचिंग और गन पॉइंट का डर हो, या आपको इस बात का डर हो कि कोई सियासी हरीफ आके आपको गालियों का निशाना बना रहा है, वेयर आर वी गोइंग टू गो? वी कांट डू एनीथिंग। आई थिंक अगर हम ये कह रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस, तो वी शुड बी डूइंग बिजनेस विद ईच अदर आल्सो, एंड वी शुड रियली बी रीबिल्डिंग। अभी मेरा ख्याल है कि ब्रिज बिल्डिंग का वक्त है, और पीडीएम को जो ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ, मैं तो समझती हूँ कि ये एक खौफ तारी हो गया था हमारे सियासतदानों पे, कि सबको ये समझना पड़ा कि पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, गर्दनों से जी सरिया जी जाना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी आनी पड़ेगी। 9 मई का जो वाकया हुआ है, ये एक शख्स, तो यू कैन पुट हिम बिहाइंड बार्स, लेकिन ये एक वाइडर कंस्पिरेसी है। ये सिविल वॉर, खाना जंगी करना एक वेपन है जो कि बैरूने मुल्क से अंदरूने मुल्क जी। इंपोर्ट इम्प्लांट किया जा रहा है, और इसका खतरा भी टला नहीं। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर स्टेट्स इंटरेस्ट। अगर कोई वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर मिसक्रिएंट्स योर हैं, टाइम। उनको थैंक यू हमें, सो मच वी फॉर योर विल टाइम। हैव टू पुट देम अवे। थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक नाज़रीन, यू। जल्द हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट हसन नकवी को। अल्लाह हाफिज।